गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिफ्थ चैप्टर हम कर रहे थे भू संसाधन और कृषि, जिसमें भूमि का महत्व, यानी कि भूमि को हम अनेक प्रकार से उपयोग में लाते हैं, चाहे कृषि के लिए है या फिर कृषि से जुड़े हुए अनेक क्रियाकलापों के लिए। उसके बाद में था कृषि में कौन कौन सी फसलों को उपजाया जाता है। जैसे हमने पढ़ा था कि खरीफ, रबी और जायद 3 प्रकार की फसलें होती है। खरीफ की फसलों और रबी की फसलों में किस प्रकार के तापमान, वर्षा, उर्वरक की आवश्यकता होती है। तो 2-3 आपको फसलें शुरू में कराई थी, उसके बाद में बता दिया था किस प्रकार से आपको पॉइंट बनाकर लिखना है। जैसे कोई भी फसल के बारे में हम लिखते हैं, जैसे हमने गन्ना लिख लिया। गन्ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है, क्योंकि गन्ने से चीनी, गुड़, शक्कर, अनेक प्रकार के उत्पाद बनते हैं और ये मुख्य रूप से 1 साल या 12 महीने की फसल है। अब इसमें जैसे एग्जाम्पल के तौर पर गन्ना एक बांस प्रजाति का पौधा है, ये बांस की तरह होता है और इसके रस का जो प्रयोग है चीनी, गुड़, खांड सारी बनाने के लिए या निकालने के लिए किया जाता है। सभी को पता है गन्ने से चीनी है, गुड़ है और खांड जिसका हम प्रयोग करते हैं, शक्कर भी लिख सकते हैं, वो बनती है। अब इसमें उपज की दशाएं लिखते हैं हम। किसी भी फसल के बारे में लिखेंगे, 1-2 लाइनें उसके बारे में लिखेंगे कि उष्ण कटिबंध फसल है या शीत की फसल है। जब सर्दियों में कोई फसल उगाई जाती है तो वो शीतोष्ण कटिबंध की फसल कहलाती है। जैसे कि हम गेहूं के बारे में लिखेंगे कि एक शीतोष्ण कटिबंध की बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है, इसको मुख्य रूप से शीत ऋतु में उगाया जाता है। गन्ने के बारे में लिखेंगे तो हम गन्ने के बारे में अगर ये याद ना रहे तो हम सिंपल लिख सकते हैं गन्ना एक उष्ण कटिबंधीय फसल है, क्योंकि गर्मियों में उगाया जाता है तो उष्ण कटिबंध में लिख सकते हैं। खरीफ की फसल है जो कि भारत में मुख्य रूप से उगाया जाता है। अब उसके बाद में कोई भी फसल है उसमें लिखेंगे हम उपज, यानी कि उसके उगाने की या पकने की दशाएं। उपज की दशाएं कौन कौन सी होती है। सबसे पहले हम लिखते हैं तापमान। पॉइंट नंबर 1 लिखते हैं तापमान। अब गर्मियों की फसल है तो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, सर्दियों की फसल है तो 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है। इतनी अधिक तापमान की आवश्यकता होती है क्योंकि ये गर्मियों की फसल है, सिंपल सी बात है। उसके बाद में है वर्षा। अब कुछ फसलों के लिए अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, कुछ फसलों के लिए कम वर्षा की आवश्यकता, जैसे कि बाजरा है, ज्वार है, तिलहन है, मूंग है, उड़द है, इनके लिए कम वर्षा की आवश्यकता होती है तो हम 30, 35, 40 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। जबकि गन्ना है, इसके लिए अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तो वर्षा पर निर्भर परिस्थितियों में गन्ना केवल आर्द्र और उपार्द्र जलवायु, आर्द्र और उपार्द्र जलवायु वो होती है जहाँ पर वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। आर्द्र का मतलब जहाँ पर नमी की मात्रा अधिक होती है, और सिंपल लिख सकते हैं कि वर्षा। अब इसमें वर्षा में क्या लिखेंगे, गन्ना है वो आर्द्र और उपार्द्र याद ना रहे तो कोई बात नहीं है। गन्ना है वो आर्द्र परिस्थिति में उगाया जाता है क्योंकि इसमें बहुत अधिक नमी की आवश्यकता होती है। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहाँ पर मुख्य रूप से गन्ने का उत्पादन किया जाता है। इससे कम वर्षा की स्थिति में सिंचाई की सहायता से गन्ने का उत्पादन किया जाता है। ये लाइन हम लगभग हर फसल में लिखेंगे जब वर्षा के बारे में बात करेंगे। तो कि जैसे गेहूं के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है तो गेहूं का उत्पादन अच्छा होता है। इससे कम वर्षा की स्थिति में सिंचाई की आवश्यकता होती है। ये लाइन हमें हर फसलों में लिखेंगे। उसके बाद में जैसी बात आ गई, तीसरा हो गया मिट्टी। अब मिट्टी, उत्तम प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता लगभग हर फसल के लिए होती है, लेकिन कुछ फसलें ऐसी है जो कि रेतीली मिट्टी में होती है, जैसे कि बाजरा है, तिलहन है, मूंग है, उड़द है, सरसों आदि जो कि रेतीली मिट्टी में होती है। लेकिन गन्ना है, गन्ने के उत्पादन के लिए चिकनी और दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये भूमि के उपजाऊपन को कम कर देता है। इसलिए गन्ने के उपजाऊ के लिए कौन सी मिट्टी है, चूना या फास्फोरस युक्त। अब चूना या फास्फोरस युक्त हमें याद ना रहे तो हम सिंपल लिख सकते हैं गन्ने के उत्पादन के लिए चिकनी, काली और दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये मिट्टी के उपजाऊपन को कम कर देता है और मुख्य रूप से कांप मिट्टी हो तो गन्ने का उत्पादन अच्छा होता है। उसके बाद में मिट्टी के बाद में जैसे 4 नंबर पर हमने लिख दिया भूमि। अब कुछ ये सोचेंगे भूमि और मिट्टी में क्या फ़र्क है, बिल्कुल फ़र्क है। मिट्टी में हम तो मिट्टी की दशाएं लिखेंगे, चिकनी मिट्टी या काली मिट्टी या फिर दोमट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। भूमि में क्या लिखेंगे, गन्ने के उत्पादन के लिए समतल भूभाग की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसमें पानी खड़ा रहना चाहिए। तो गन्ने की खेती के लिए मैदानी भागों की आवश्यकता होती है, यानी कि समतल भूभाग की आवश्यकता होती है। सागरीय वायु और धूप है वो गन्ने के में मिठास भरते हैं। अब जब गन्ने के काटने का समय आता है तो धूप की आवश्यकता होती है। अगर उसमें चमकीली धूप है तो गन्ने में रस की मात्रा अधिक होती है। दूसरी होती है सागरीय वायु, यानी कि समुद्र के निकट जो क्षेत्र है वहाँ पर गन्ने में मिठास की मात्रा अधिक होती है। वैसे सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन है वो उत्तर प्रदेश में होता है, सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, लेकिन सबसे अधिक चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र में होता है, जबकि महाराष्ट्र गन्ना उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। उसका कारण क्या है, एक तो यूपी में क्या होता है कि
गन्ने में मिठास की मात्रा कम होती है, मिठास को हम शर्करा भी कहते हैं, कई बार शर्करा लिखा हुआ मिले ना तो इसमें कंफ्यूज मत होना, इसको मिठास या शर्करा दोनों ही बोलते हैं। तो गन्ने में मिठास की मात्रा, यूपी के गन्ने में मिठास की मात्रा कम होती है क्योंकि यहाँ पर सागरीय वायु नहीं होती, धूप होती है लेकिन सागरीय वायु समुद्र के निकट नहीं है। दूसरा क्या है, क्या यहाँ से अधिकतर जो गन्ना है उससे क्या गुड़ और खांड सारी बना ली जाती है, जो कि सहारनपुर के आसपास का क्षेत्र है वहाँ पर गुड़ निकाला जाता है। उसके बाद में जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र गन्ना उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, लेकिन वहाँ पर जो शर्करा की मात्रा है या फिर मिठास की मात्रा उसमें अधिक होती है क्योंकि समुद्र के तट के निकट है। दूसरा है वहाँ पर गन्ने से मुख्य रूप से किसका उत्पादन होता है, चीनी का उत्पादन होता है। तो गन्ने उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है। भूमि कौन सी चाहिए, समतल भूभाग चाहिए। उसके बाद में श्रम मतलब श्रमिक, तो गन्ने के उत्पादन के लिए बहुत अधिक श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है, इसको लगाने के लिए कटाई छंटाई आदि के लिए श्रमिकों की आवश्यकता, कुशल श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद में उर्वरक, मैंने आपको बार बार बताया कि छठा पॉइंट आप क्या लिखोगे, उर्वरक लिखोगे। अब उर्वरक जो कि हम खेतों में खाद डालते हैं, उर्वरक में भारतीय मिट्टी में हम जरूर लिखेंगे फास्फोरस, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जिसको हम यूरिया बोलते हैं, फास्फोरस जिसको हम डीएपी बोलते हैं, पोटास लिख सकते हैं, इसमें पोटास भी लिख सकते हैं क्योंकि पोटास भी हमारी ज़मीन में हमारी पोटास की कमी है। तीन जो तत्व है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, तो उर्वरक क्या लिखेंगे कि गन्ने के अच्छे उत्पादन के लिए, अधिक उत्पादन के लिए गन्ने में मुख्य रूप से फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटास जैसे तत्वों को भूमि में डाला जाता है जिससे कि अधिक से अधिक उत्पादन हो सके। तो 6 पॉइंट आपको जरूर याद रखने हैं, तापमान, वर्षा, मिट्टी, भूमि, श्रम और उर्वरक। ये हर फसल में आपको करने हैं। तापमान आपको पॉइंट बनाकर लिखने हैं, आपको पैराग्राफ में मिलेंगे कुछ फसलें लेकिन नहीं, आपको पॉइंट बनाकर लिखने हैं सारे के सारे। तो आपको जब आंसर कोई भी टीचर है वो चेक करता है तो आसानी से उसके समझ आ जाता है और कोशिश ये होती है कि आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिलते हैं। उसके बाद में हम आप सभी फसलें आपको इसी प्रकार से करनी है। फिर है भारत में कृषि विकास। अब भारत 1947 में आज़ाद हुआ था तो हमारा देश जो है वो दूसरे देशों पर निर्भर था क्योंकि यहाँ पर खाद्यान्न की कमी थी, प्रति हेक्टेयर उत्पादकता कम थी या कृषि योग्य भूमि भी कम थी, सिंचाई की सुविधा नहीं थी, अधिक लोग हैं वो कृषि कार्य पर निर्भर थे। तो अपने बहुआयामी प्रभाव के कारण कृषि न केवल भारतीय संस्कृति का बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था का भी एक आधार बन गई है, महत्वपूर्ण अंग है। भारत की 64% श्रम बल अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर करता है, यानी कि भारत के 100 में से 64 लोग हैं वो कृषि या उससे जुड़े हुए कार्य करते हैं। तो ये पैराग्राफ हम पढ़ेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा कि भारत के 57% भूभाग पर कृषि की जाती है। वैसे भारत का जो 43% भूभाग है वो मैदानी है, मैदानी भाग कितना है, सिर्फ 43% भूभाग, लेकिन कृषि है वो 57% भूभाग पर कैसे की जाती है, क्योंकि लोगों ने पर्वतीय क्षेत्रों में भी सीढ़ीदार कृषि करने लगे हैं। अब कृषि जुड़े हुए और भी बहुत काम है, कृषि से हमें जूट है, गन्ना है, चाय है मिलती है और इनसे जुड़े हुए उद्योग भी इस पर लगे, करोड़ों पशु है जो कि कृषि पर निर्भर है। तो ये आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। भारत में कृषि विकास की रणनीति, अब स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व की बात करें तो भारत में कृषि गहन जीविका कृषि पद्धति के रूप में की जाती थी। गहन जीविका, गहन जीविका, इसमें क्या होता है कि भूमि के एक छोटे से छोटे टुकड़े, ये भूमि का एक टुकड़ा, इस छोटे से टुकड़े पर अधिक से अधिक फसलों का उत्पादन लिया जाता है। इसमें किस कृषि पद्धति में गहन मानव यानी कि अधिक मानव के द्वारा अधिक शक्ति का प्रयोग करके अपने परिवार के लिए अन्न उगाया जाता था। उसके बाद में देश का विभाजन हुआ तो 1/3 सिंचित भूमि पाकिस्तान में चली गई, क्योंकि जो भारत के मुख्य रूप से पश्चिम के पंजाब की बात करें तो अधिकतर पंजाब के आसपास का क्षेत्र है वो पाकिस्तान में चला गया भारत के पश्चिम का, और पूर्व का जो बांग्लादेश था पूर्वी पाकिस्तान वो पाकिस्तान में चला गया। भारत का बहुत अधिक सिंचित क्षेत्र है वो पाकिस्तान में चला गया था। अब इससे क्या हुआ, खाद्यान्न उत्पादन पर जोर। आज़ादी के बाद सरकार का पहला काम क्या था कि खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाना था, नहीं तो दूसरे देशों से आयात करना पड़ता था। अब वाणिज्य फसलों की जगह खाद्यान्न फसलों को उगाया जाएगा। वाणिज्य फसलें कौन सी होती है, जिनका उद्देश्य एकमात्र उद्देश्य होता है व्यापार करना। कपास हम बोते हैं, कपास क्या करते हैं, व्यापार के लिए बोते हैं। गन्ना है, क्योंकि व्यापार वाणिज्य और एक खाद्यान्न में क्या है, कई बार हम लिख देते हैं चावल, तो चावल को क्यों उगाते हैं हम, चावल इसलिए उगाते हैं ताकि हम उसको खाद्यान्न के रूप में, खाने के रूप में प्रयोग कर सकें। हाँ, अधिशेष है उसका हम थोड़ा बहुत निर्यात कर सकते हैं, वो बात अलग है, लेकिन कपास है उसको कोई घर में तो रखता नहीं है, उद्योगों के लिए या फैक्ट्री के लिए उसको बेच दिया जाता है। तो चावल और गेहूँ, ये दो फसलें या कुछ दाल वाली फसलें ऐसी होती है जिनका एकमात्र पहला उद्देश्य क्या होता है, अपने परिवार के लिए उपज
अपने परिवार के लिए उगाना। उसके बाद में अधिशेष बचता है तो उसको निर्यात कर दिया जाता है। अब इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। अब चावल है वो पंजाब और हरियाणा के लिए क्या है, व्यापारिक फसल है, क्योंकि हरियाणा और पंजाब है चावल का घरेलू उपयोग कम करते हैं, अधिकतर उसका निर्यात करते हैं, बेच देते हैं, चाहे दूसरे राज्यों को या चाहे दूसरे देशों को। जबकि देश के दूसरे भागों में क्या होता है कि चावल है वो एक खाद्यान्न के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु, ये चावल उपजाते हैं तो अपने नागरिकों के लिए उपजाते हैं। जबकि हरियाणा और पंजाब में चावल को एक व्यापारिक फसल के रूप में माना जाता है। तो भारत ने क्या किया कि वाणिज्य फसलों की जगह खाद्यान्नों को उपज उगाया जाना जरूरी था। उसके बाद में शस्य गहनता को बढ़ाना। शस्य गहनता हमने पहले पढ़ा है कि 5 एकड़ की भूमि, जैसे ये 5 एकड़ है, इस पर पहले हम एक फसल उगाते थे, लेकिन अब इस पर हमने क्या किया, 2 फसलें उगानी शुरू कर दी। तो एक ही भूमि के टुकड़े पर अधिक से अधिक खाद्यान्न का उत्पादन दिया जाने लगा था। खेती योग्य बंजर या प्रति भूमि को कृषि भूमि में तब्दील करना या बदलना। जो भूमि जिस पर हम कृषि कार्य कर सकते हैं, संभावना थी, उसको चाहे उर्वरक की सहायता से, चाहे सिंचाई की सहायता से, चाहे उसको समतल करके, जैसे भी हमें लगा, हमने उसको कृषि के योग्य बनाना शुरू कर दिया। तो इन उपायों से शुरू में तो खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा, किंतु 1950 का दशक आते आते कृषि उत्पादन बढ़ना बंद हो गया। अब एक समय कोई भी भूमि का टुकड़ा है, उसमें एक समय में खाद्यान्न जब शुरू में खेती करते हैं तो खाद्यान्न है उसका उत्पादन बढ़ता है, लेकिन उसके बाद मिट्टी की उर्वरता है वो खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, तो उसमें खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ना बंद हो जाता है। 1950 के दशक यानी लगभग 1960 के आसपास पे यही हालात हो गई भारत में। उसमें भारत में क्या किया, हरित क्रांति, फिर एक दौर आया हरित क्रांति का, लगभग 1966 में एक हरित क्रांति का, यह 60 के दशक की बात है, कर सकते हैं। मैक्सिको से गेहूं की और फिलीपींस से चावल की अधिक उपज देने वाली खेती के लिए भारत में बीज उपलब्ध हुए। गेहूं कहाँ से आई, मैक्सिको से, और चावल के जो बीज है वो कहाँ पर, फिलीपींस से, क्योंकि फिलीपींस की राजधानी मनीला में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। फिलीपींस की राजधानी मनीला में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। उसके बाद में देखो कि इस देश ने इस स्थिति का लाभ उठाया और इस पर उच्च उत्पादकता वाली किस्में या हाइब्रिड बीज, रासायनिक खाद के साथ भी पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात में सिंचाई नीति को अपनाया। यानी कि हरित क्रांति कब आई थी, हरित क्रांति 1960 के दशक में। इसको लाने का श्रेय किसका जाता है, डॉक्टर स्वामीनाथन। हरित क्रांति के लिए क्या आवश्यकता थी, हाइब्रिड बीज, सिंचाई मशीन, उर्वरक, ये 4 चीज़ें जहाँ पर थी वहाँ पर हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रयोग किया गया। हाइब्रिड बीज उच्च उत्पादकता वाले, अब उच्च उत्पादकता वाले बीज बो दिए, लेकिन अगर वर्षा नहीं होती है तो सिंचाई की आवश्यकता हुई, तो सिंचाई के साधन वहाँ पर नहरें, नदियाँ, ट्यूबवेल, कुएँ कुछ भी होने चाहिए सिंचाई उसके बाद में उस फसलों को बोने निकालने के लिए मशीनों की आवश्यकता हुई, और उर्वरक, ताकि मिट्टी की उर्वरता कम ना हो। तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तरी गुजरात या पूर्वी गुजरात, यहाँ पर इस चारों सिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी, समतल लगभग भूभाग था, तो वहाँ पर सिंचाई के कारण ये तीनों चीज़ें भी वहाँ पर उपलब्ध हो गई, और सबसे अधिक हरित क्रांति का लाभ है इन्हीं राज्यों को हुआ था। उसके बाद में क्या हो गया कि प्रादेशिक असंतुलन हो गया। कुछ प्रदेश है वो खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गए, कुछ प्रदेश है वो खाद्यान्नों में अब भी पिछड़े हुए थे। अनेक प्रकार की, यानी कि 2 प्रदेशों के बीच में असंतुलन। एक क्षेत्र तो ऐसा है जहाँ पर सभी प्रकार के खाद्यान्न उपलब्ध है, एक क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर लोग भूखमरी से मर रहे हैं, वहाँ पर खाद्यान्न नहीं है। तो दोनों प्रदेशों के बीच में असंतुलन उत्पन्न हो गया। जैसे 1980 के दशक में भारत में की योजना आयोग ने वर्षा निर्भर क्षेत्रों की कृषि समस्याओं को दूर करने की जिम्मेवारी उठाई। वर्षा निर्भर क्षेत्र कौन से थे, जहाँ पर सिंचाई के साधन नहीं थे, तो योजना आयोग ने कोशिश की कि उन क्षेत्रों का भी विकास किया जाए। कृषि उत्पादकता, किन क्षेत्रों कृषि उत्पादकता बढ़ाई जा सके। 1988 में कृषि विकास में प्रादेशिक असंतुलन को कम करने के लिए कृषि जलवायु नियोजन आरंभ किया गया। योजना आयोग ने कृषि उत्पादन में विविधता लाने तथा पोल्ट्री, डेयरी फार्मिंग, पशुपालन, उद्यान कृषि, जल कृषि के लिए भी संसाधनों के दोहन पर बल दिया। अब योजना आयोग ने क्या किया कि इन क्षेत्रों में जहाँ पर कृषि कार्य अचानक से बढ़ाना या उत्पादन बढ़ाना संभव नहीं था, मुश्किल था, वहाँ पर कृषि के साथ साथ पशुपालन शुरू किया गया, जो मुर्गी पालन है शुरू किया गया, ताकि किसानों की आय है वो कृषि के साथ साथ दूसरे तरीके से भी बढ़ती रहे, ताकि 2 क्षेत्रों में असंतुलन पैदा ना हो। आर्थिक उदारीकरण, 1990 के दशक में एक नीति अपनाई गई थी, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण।
अब उदारीकरण क्या था कि किसी भी क्षेत्र में उद्योगों को लगाने के लिए पहले बहुत अधिक जगहों से लाइसेंस लेने पड़ते थे। फिर इस लाइसेंस नीति को समाप्त करके सिर्फ एक ही जगह से लाइसेंस लेने की आवश्यकता थी, कुछ एक उद्योगों को छोड़कर जो देश की सुरक्षा से संबंधित थे। उसके बाद में वैश्वीकरण यानी कि पूरे विश्व है एक घर जैसा बन गया था, सभी देश एक दूसरे से जुड़े हुए थे। निजीकरण यानी कि कुछ ऐसे उद्योग थे, कुछ ऐसे सार्वजनिक सेक्टर थे जो सरकार के अधीन थे, लेकिन लगातार उनमें नुकसान हो रहा था, तो सरकार ने क्या किया, उन क्षेत्रों को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया। 3 प्रकार की नीति आई थी। आर्थिक उदारीकरण की हम बात कर रहे हैं। इसमें 1990 के दशक में अपनाई गई उदारीकरण तथा मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था भारतीय कृषि के विकास को भी प्रभावित करेगी, ऐसी संभावना है। अब आर्थिक उदारीकरण में कृषि की बात आई है, तो अब एक दूसरा जो देश है, एक देश से दूसरे देश में चाहे बीज है, उर्वरक है, इनका आदान प्रदान भी किया जाने लगा था, ताकि अधिक से अधिक कृषि क्षेत्र में उत्पादकता को बढ़ाया जा सके। कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा प्रौद्योगिकी यानी कि कृषि उत्पादन में कैसे वृद्धि की जाए, कौन सी तकनीक अपनी जाए, तो सबसे पहले क्या था कि भूमि सुधार कार्यक्रमों को लागू करना। पहले क्या होता था कि जमींदारी प्रथा या जागीरदारी प्रथा हुआ करती थी। कौन सी प्रथा? जमींदारी एवं जागीरदारी प्रथा थी। अब जमींदारी या जागीरदारी प्रथा क्या थी कि पूरे गांव में 2-4 लोग ऐसे होते थे जिनके पास पूरे गांव की अधिकतर जमीन उन्हीं के पास होती थी, बाकी लोग उनकी ज़मीनों पर काम करते थे, तो उनको एक सिर्फ मजदूरी मिल पाती थी और बहुत से लोगों का शोषण भी होता था। उसको समाप्त किया गया, यानी कि जो लोग उस पर खेती करते थे, ज़मीन पर उनके अधीन जो लोग खेती करते थे उनको ही उस ज़मीन का मालिकाना हक दे दिया गया। सबसे पहले तो ये शुरू किया गया। उसके बाद में प्रत्येक किसान के लिए कृषि भूमि की मलकियत का निश्चित सीमा तय की गई। आपने सुना होगा कि एक इस्तेमाली शब्द आता है, जब बुजुर्गों से सुनते हैं, 1975 या 77 के आसपास की बात है, लगभग 70 के दशक में। उस समय क्या किया गया, जिनके पास ज़मीन अधिक थी उनसे लेकर गरीबों को ज़मीन या भूमि दी गई थी, ताकि इसमें एक समानता लाई जा सके। फिर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में यत्र तत्र बिखरे हुए छोटे खेतों की चकबंदी की गई। इसमें क्या होता था, एक व्यक्ति के खेत है वो 3-4 जगह होते थे। अब उन्होंने, सरकार ने क्या किया, उस व्यक्ति के सभी खेतों को एक ही जगह इकट्ठा कर दिया। कृषि अवसंरचना की व्यवस्था। अब अधिक उपज देने वाले बीज के लिए जल की आपूर्ति है सुनिश्चित करने के लिए